तो आज स्थिति यह है कि बहुत साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हो गया, युगांतर स्थापित हो गया। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति तृणमूल बनाम लेफ्ट की नहीं है, जिनको उन्होंने सत्ता से हटाया था, तृणमूल बनाम कांग्रेस की नहीं है, भाजपा बनाम तृणमूल की भी नहीं है, बीजेपी वर्सेस रेस्ट, यानी भाजपा बनाम शेष की लड़ाई है। हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। जिन राज्यों में हम सत्ता में वहां तो बीजेपी वर्सेस रेस्ट है ही है, जिन राज्यों में हम सत्ता में नहीं है वहां भी बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। यहां तक कि केरल में जहां हम बहुत कमजोर हैं, तमिलनाडु में समझिए वहां की सरकार जो स्टैंड ले रही है, जहां हमारी संख्या बहुत कम मानी जाती है, वहां बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि यह भारत के राजनीति में युगांतर का प्रतीक है, यानी युग बदलने का प्रतीक है, और तृणमूल कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन की ताश के पत्ते का महल बिखरने का प्रतीक है। ठीक है, जूही विश्वास जी आप कुछ जोड़ना चाहती है, लेकिन मेरा एक सवाल, भाई आपको तो पहले से ही पता था ना, पटना में आपको पता था लेफ्ट के नेता आ रहे हैं बैठक में, तो आप गई क्यों? आपने बातचीत की, गाड़ी क्यों आगे बढ़ाई? जब से आपको इनके साथ अलायंस होना ही नहीं था, तो फिर आप लोग बैठ क्यों रहे थे गठबंधन के अंदर? किस तरह का भ्रम देने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी के खिलाफ हम सब एकजुट, जबकि अंदर से आपको पता है ये तो होना ही नहीं था। देखिए दीपक जी, आज भी मोदी के खिलाफ कोई लड़ सकता है बंगाल में, तो उनका नाम है सिर्फ ममता बनर्जी। अगर 2019 के अगर चुनाव आप देखेंगे, 2021 के चुनाव देखेंगे, कांग्रेस को आप पूछिए तो कितना सीट मिला यहाँ पर जो गठबंधन करके सीपीएम के साथ। आज बंगाल में अगर किसी ने बीजेपी को धूल चटाई, उनका नाम है ममता बनर्जी। जैसे ताकत बीजेपी ने बंगाल में लगाई थी 2021 की इलेक्शन में, इतने बड़े बड़े लीडर से लेके वहां से सारी ताकत बीजेपी ने लगाई। बोले थे इस बार 200 पार तो क्या 70 में उनके रुक गए। तो ये जो रथ है, ये रथ को रोकने वाली और कोई नहीं थी, ममता बनर्जी थी। कोई और अगर लीडर होती तो यहाँ पर बीजेपी बेमालूम जीत जाती, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लड़े और बीजेपी को हम लोगों ने रोके हैं बंगाल में। आज भी हम लोगों को वही सवाल कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, आखिर में ये सीट शेयरिंग करके सीट दूसरे को दे के बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस? हम लोग तो बोल रहे हैं जहाँ पे जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, हमारे दीदी का मानना है अगर कोई भी रीजनल पार्टी, अगर आप दिल्ली में स्ट्रांग है, अगर हम यहाँ पर स्ट्रांग है, अगर कोई और स्ट्रांग है, बिहार में जेडीयू स्ट्रांग है, तो उनको लड़ने दीजिए, बाकी सीट कांग्रेस लड़े, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सीपीएम के साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनको प्रायोरिटी देने से है। अगर सीपीएम को बंगाल में सीट मिलता और कांग्रेस सीपीएम को प्रायोरिटी देते तो हम लोग मान जाते। जहाँ पर सीपीएम का भी शून्य सीट है, उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जबकि हमारे दीदी जो कोalition में है, जिन्होंने ये इंडी नाम बोले खुद रखे हैं उन्होंने इस गठबंधन का, उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। अगर नया यात्रा होगा तो बंगाल में आएंगे, तो उनको पता नहीं है कि कब आएगा कब होगा। तो ऐसे सहयोगी रहने से क्या फायदा है जब एक तरफा डिसीजन लिया जाए कांग्रेस की ओर से? ये हम लोगों का आपत्ति के विषय है। जूही विश्वास जी, आप जितने सवाल उठा रही ना, वो कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, आने वो कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आने वाले दिन में भी हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे बंगाल में। पर 42 सीटों से क्या दिल्ली की सत्ता जीत लेंगे आप? 42 सीटें काफी हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। जूही विश्वास जी, देखिए दीपक जी, हम लोगों का कोई यहाँ पर उम्मीद मतलब नहीं है, और हम लोगों ने ये नहीं बोला कि ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है इसीलिए हम लोग गठबंधन में आ रहे हैं। हम लोग बोले थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई भी हो सकता है गठबंधन के बाद, और बाद में देखा जाएगा। हम लोग अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पोस्ट पोल गठबंधन हम लोगों के लिए खुला है, खुला रहेगा। अगर किसी के साथ गठबंधन में जाना है तो हम लोग 42 में 42 सीट टीएमसी बंगाल से जीत के तब गठबंधन में जाएगी। हम बीजेपी को यहाँ पर हम जो भी नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं कि वो जीत जाए, 15-20 सीट और लेके चले जाए, और वो सुविधा हम नहीं दिला देंगे बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का वोट काट के। तो कांग्रेस को सीपीएम को ये मालूम होना चाहिए कि टीएमसी यहाँ पर अकेला लड़ सकते हैं बंगाल में। हम लोग किसी को सुविधा नहीं देंगे, बीजेपी के खिलाफ टीएमसी अकेले लड़ेंगे, 42 सीट लेके आएंगे, फिर हम गठबंधन की बात करेंगे। चलिए सुधांशु जी को एक आध तो दे दीजिए, 42 आप खुद ही ले जा रही हैं। सुधांशु जी को एक आध सीट तो दे दीजिए, एक आध सीट विवेक जी को दे दीजिए, एक वो क्या नाम है उनका, अधीर रंजन, हमारे अधीर बाबू, उनको भी दे दीजिए। हम लोग तो पूरा
जरूर जरूर लोकतंत्र में कोई भी जीत सकते हैं दीपक जी, लेकिन हम लोग विश्वास रखते हैं जो काम करते हैं वही यहाँ पर लोक द्वारा चुना जाएगा। बंगाल की राजनीति दूसरे तरीके से होता है, यहाँ पर धर्म के नहीं कर्म के नाम पे वोट होते हैं। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं जो कर्म करते हैं अच्छे कर्म। अब मैं पूछूंगा आगे, सुधांशु जी के पास जा रहा हूँ, जरूर मिलेगा। ये धर्म और कर्म आपने अच्छा बोला, इसीलिए अल्लाह की कसम खिलाई दीदी ने, कोई बात नहीं। सुधांशु भाई मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, जूही जी कह रही है 42 के 42 जीतेंगे, और इन अंतर विरोधों का क्या करेंगे? उनके हर सवाल आज सुधांशु जी आपको एड्रेस करते नहीं है, उनके हर सवाल कांग्रेस को एड्रेस करते हुए हैं। कांग्रेस वालों जुड़ जाओ भाई प्लीज, बात कर लो जूही जी से, चैनल पे ही कर लो। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह जी ने, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस समय में पार्टी के अध्यक्ष थे, कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, देखिए हम जो बातें कहते हैं बड़ी गंभीरता से कहते हैं। उन्होंने कहा था हम 20 लोकसभा जीतेंगे। उस समय हर पत्रकार से, आप तो स्वयं इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, सबके मुंह पे कटाक्ष और व्यंग भरी मुस्कान थी। क्या बोल रहे हैं 20 सीटें जीतेंगे, और पीठ पीछे तो किसने क्या क्या नहीं बोला था कि ये भाजपा के हवाई दावे हैं वगैरह वगैरह। 18 हमने जीत के दिखाई। तो ये तय मानिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर आने जा रही है पश्चिम बंगाल में। मगर यहां लड़ाई जानते हैं किस बात की है? देखिए यहां सारी की सारी जो इन इंडी गठबंधन में आपस में प्रतिस्पर्धा है वो है एम फैक्टर की। वो एम फैक्टर क्या है कि मनी, यानी सत्ता जीतने के बाद किसके हाथ में पैसा रहेगा, मसल मैन, क्योंकि मसल पावर का बड़ा बंगाल में रोल रहता था, और एक और एम फैक्टर भी हो सकता है जो कि सबको सर्वविदित है। उस सबके मन में डर रहता है कि ये पहले मेरे साथ था, अब उनके साथ आ गया, कहीं ये वापस उनके पास न चला जाए। जो इसका मतलब ये हो गया कि जो दीदी कहती थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का गुंडा था, उनका वर्ड है मेरा नहीं, वो भाजपा में चला गया है। मगर अब उनकी बातों से तो लग रहा है कि कम्युनिस्ट को स्थान नहीं देना चाहती। इसका मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो गुंडा था, ये उनका वर्ड है मेरा नहीं, मतलब इसको शब्दशः ना लिया जाए, कैविएट लगा के, वो इसका मतलब तृणमूल में चला गया है। वो जो मसल मैन थे ना, सब बाहुबली, जो सब इस प्रकार की हिंसा की गतिविधियां करते हैं, जो कम्युनिस्ट के थे वो तृणमूल में हैं, तब उनको लगता है वापस न चला जाए। वो वोट बैंक जो पहले कम्युनिस्टों के साथ था, जिसके खिलाफ ममता जी ने कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे चर्चा न करने देने के ऊपर 2007 में फाइल फेंक दी थी सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर। अब वो कहती है मैं देखती हूं कौन बांग्लादेशियों को बाहर निकालता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दीपक जी, इन लोगों में तब तक नहीं गठबंधन और सीटों का साझा हो सकता जब तक ये गीता का ज्ञान न समझ ले। गीता कहती है कि जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये वही एम फैक्टर है जिस अल्पसंख्यक वोट के लिए ये कहना चाह रहे हैं, वो कभी कांग्रेस का था, फिर कम्युनिस्ट का हो गया, आज तृणमूल कांग्रेस का है। अब तृणमूल कांग्रेस को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस मुझे वापस ले जाएं, तो ये केवल इस बात का डर है और कुछ नहीं है। और ये फैक्टर से परहेज है। नहीं मैं बोल, अरे हमें कौन सा फैक्टर से परहेज है? हमें तो हम सबके लिए बराबर है। हम नहीं कहते कि केवल मौलवियों को देंगे, कह दीजिए मुसलमानों से परहेज है, पंडितों को देंगे ठेंगा, वो छोड़िए भाई सरपंच संभाव रहे। देखिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, देखिए कितनी सुंदर बात है। अरे देखिए कितनी मजेदार बात। दीपक जी अपनी अपनी बात कर लूं, बिल्कुल मैं आपकी बात कर ले, सब लोग तीन ही वक्त हैं, तो सबको अपना अपना टर्न मिलेगा तो दर्शकों के साथ न्याय होता है। देखिए साहब, वामपंथी जो धर्म को अफीम मानते हैं, कैसे उनके दिल में मतलब एक तकलीफ सी हो गई जैसे ही मैंने बोला, तो उनके दिल से एकदम अपने आप बात निकल गई विवेक जी से। कह रहे मैंने तो आपकी आइडियोलॉजी पे प्रश्न चिन्ह उठाया सर। बात सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं, जिनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। देखिए दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, मुस्लिम मजहबी नेता है और नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट, उनके साथ जाके चरणों में पड़े हुए हैं। और अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, डिस्टर्बेंस मत करिए, आपको अपना समय मिलेगा, खूब तीन ही लोग हैं, खूब समय मिलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इन सबको आपस में एक दूसरे से डर लग रहा है। जूही जी अभी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती, शायद उनको न पता हो कि किस ढंग से लेफ्ट ने खींचा था कांग्रेस से वोट बैंक, और फिर कैसे ममता जी ने कितना संघर्ष किया 1999-98 में। हम लोगों को याद है लेफ्ट वालों ने उनके ऊपर, उनको मरा हुआ समझ के चले गए थे।
मतलब अगर पुलिस को पता होता कि ममता बनर्जी जीवित हैं तो शायद वो उनको जिंदा नहीं छोड़ती। पुलिस को लगा कि वो मृत हो गई हैं, चले गए थे, तो उस संघर्ष के बाद मिले, तो इतनी आसानी से कौन छोड़ देगा भाई अपना। जी न्यूज़।